आज के शुभ दिन मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से प्रार्थना रहेगी, आपसे अपेक्षा रहेगी कि हम सभी लोग मिलकर, चाहे आप हो चाहे हम लोग हों, बाहर के इस तरफ वाले हों टेबल के या उस तरफ वाले हों, एवरीबडी we should try to follow the footsteps of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. We should follow the law in letter and spirit. We should try to work for our society. We should try to eliminate the wrongs of our society, the evils of our society by following his guidance. So that is only my prayer, and I hope that we will try to do that. Thank you so much. I congratulate. Good evening, everybody. I congratulate everyone on 130th birthday celebration of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. He born in a very small village in Madhya Pradesh, in a poor family. But see, the person who was born in such a poor family and कहाँ तक वो पहुँचे? He is father of our Indian Constitution, and he as everybody knows, he advocated human dignity, liberty, equality and fraternity through the legal provisions. He fought for social equality in our society. His life teaches us the importance of education, standing up for what is right, striving for equality, empowering through law and persistence. These are relevant not just in India but around the world. जो सबसे ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा जो अपीलिंग लगा उनकी कुछ says, he said life should be great rather than long. He also said that I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. Believe in your strength more than your luck and destiny. अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मजबूती पर विश्वास करो. He emphasized the need to eliminate social evils and build societies where everyone has an equal opportunity to succeed. His life teaches us that change is possible, no matter the challenges. He has proved this. He has proved this by his actions, by his activities, by his intelligence, knowledge, by his sacrifice. He has proved everything. And the worst thing which was appealing to me, that he used to sleep only for 3 hours in a day. He used to go to bed at 2 a.m. and would wake up at 5 a.m. अब आप सोचिए 3 घंटे सोने वाले, मतलब कितनी हार्ड वर्किंग रहे हैं. हम तो उनको फॉलो कितना ही कोशिश करें तक हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे शायद. सिर्फ 3 घंटे सोना ये दिन में, वो भी रात को 2 बजे और सुबह 5 बजे उठ जाना. मैं उनका पढ़ रही थी की लाइफ के बारे में, तो इतना लगा, इतना इम्प्रेस हुई मैंने कहा लोग कितने लोग आगे बढ़ने के लिए कितने हार्ड वर्क करते हैं. और उन्होंने ये प्रूव किया, हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन को कहाँ से कहाँ तक ले गए. सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक मकाम बनाया उन्होंने अपना. एंड हार्ड वर्क बहुत जरूरी है लाइफ में. हार्ड वर्क जस्ट एंड फीलिंग ऑफ जस्टिस, दूसरों की हेल्प करना, ये सब बहुत जरूरी है. जो उनमें था कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता इस बारे में. बस यही सब 2-4 बातों के साथ मैं आपको सब अगेन कंग्रेचुलेट करती हूँ. आप लोगों ने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज किया और हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम आप लोगों के बीच में आए और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं थोड़ा हम अपने एक्सप्रेस करें. आई एम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. मैं रिक्वेस्ट आदरणीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस सरिता जी, मेरे मित्र शर्मा साहब, चंद्रशेखर साहब, ACJ साहब, सेक्रेटरी रमन शर्मा जी, दोस्तों, भाइयों और बहनों,
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं चमन में होता है जाकर। आप सब सोच रहे होंगे कि इस मौके पर इकबाल साहब का यही शेर मैंने क्यों पढ़ा। दीदावर एक बड़ा रेयर फूल होता है जो आँख की शेप का होता है और बहुत सालों में कभी कभी कहीं कहीं उगता है, बहुत खूबसूरत होता है और उस फूल को ये नहीं पता होता कि उस फूल की खूबसूरती क्या है, उसकी खुशबू क्या है और उसका महत्व क्या है। दीदावर, जब हम मुस्लिम लिटरेचर में जाते हैं तो दीदावर एक बहुत बुद्धिमान लड़के का नाम है, जहाँ से ये सिंबल निकला है कि जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत काबिल है, उसे फिर हम जो है मेटाफर में दीदावर कहते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसा दीदावर होता है जो कंकड़ और हीरे के बीच में फर्क कर सकता है, जो सच और सच के बीच में फर्क कर सकता है, जो पर्दे के पार देख सकता है, जो भविष्य के आगे देख सकता है, जो अतीत के पीछे देख सकता है। ये विरले लोगों में काबिलियत होती है और ऐसा दीदावर नरगिस के फूल को ये एहसास करवा सकता है कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में क्या, बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के वंचितों को, इस देश के शोषितों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के पिछड़ों को ये एहसास करवाया कि प्रतिभा हमेशा राजमहलों में पैदा नहीं होती। बाबा साहब ने प्रतिभा का एहसास करवाया, शक्ति का एहसास करवाया और यही जो महत्व है बाबा साहब का, यही जो आंदोलन है वो आज भारतीय लोकतंत्र के रूप में फल फूल रहा है। जब मैं बाबा साहब को स्टूडेंट था तब थोड़ा सा पढ़ा तो कहीं से मुझे प्राइज में 2 वॉल्यूम्स की एक किताब मिली थी, 100 Great Personalities of the World, 100 Great Personalities Who Have Changed the World। और जब वो मैंने किताब पढ़ी तो उसमें 3 भारतीय किरदारों का नाम था, जिसमें एक थे महात्मा बुद्ध, दूसरे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तीसरे थे अम्बेडकर। तो विश्व स्तर पर भारत की 3 ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने भारत के ही नहीं विश्व के में बदलाव का एक ऐसा काम किया कि जिसे हम आज भी याद कर सकते हैं। बाबा साहब जैसा अद्भुत व्यक्तित्व, उस तरीके का विद्वान व्यक्ति, आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर, बायट लॉ, पीएचडी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और शायद कम लोगों को पता हो, शायद बाबा साहब पहले भारतीय थे जिन्हें पीएचडी डिग्री भी कहीं और से नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और उनकी पीएचडी का सब्जेक्ट था द प्रॉब्लम ऑफ एंड चैलेंजेस। उस जमाने में अर्थशास्त्र पर एक ऐसे कनिष्ठ सब्जेक्ट पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेना, आप सोच सकते हैं, आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं हम सभी, और हम सब ये मान सकते हैं कि अगर उस समय में इतनी कठिनाइयों के बावजूद इस देश का एक बच्चा, एक लड़का इतना विद्वान हो सकता था जो देश की धारा को चेंज कर सके, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं हमेशा से मानता हूं कि वकील और जजेस जब काला कोट पहनते हैं तो ये एक आदमी है जो कानून के सिपाही हैं। और किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, 2 तरीके की सीमाएं होती हैं। एक सीमा है भौगोलिक, जिसे हमारे सिपाही, हमारे सैनिक हमारी सीमाओं पर जिसकी रक्षा करते हैं, और दूसरी है संवैधानिक सीमाएं लोकतंत्र में, जिसकी रक्षा आप लोग करते हैं, जिसकी रक्षा किसी ने। जब तक
वकील हैं और वो प्रतिबद्ध हैं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, तब तक संविधान को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। रमन जी जब शुरू में अपना उद्बोधन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर संविधान शुरू हो जाता है और यहाँ सीपीसी और सीआरपीसी शुरू होता है। रमन जी मेरे ख्याल से संविधान जो है वो भारत में किसी बच्चे के बचपन के साथ, मैं कहता हूँ कि उसके कंसीव होने के साथ ही उसकी एप्लीकेशन संविधान जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, सिविल जज की कोर्ट में, डीएम की कोर्ट में, एसडीएम की कोर्ट में, पटवारी की कोर्ट में, हर जगह उतना ही एप्लीकेबल है जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिन इश्यूज को रिट के जरिए डील करती है, आप उसे इंजंक्शंस के जरिए डील करते हैं, वो जिसे हैबियस कॉर्पस के जरिए डील करते हैं, हम उसे बेल के जरिए डील करते हैं। लेकिन संविधान की को समझे बिना कभी भी कोई लॉयर, कभी भी कोई जज अपना काम नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरी खासकर यंग भाई बहनों से, युवा जो वकील हैं, उनसे गुजारिश है, इस संविधान को आप सभी ने पढ़ा है, उसे बार बार पढ़ें, उसे गीता की तरह पढ़ें, उसे बाइबल की तरह पढ़ें। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें बहुत श्रद्धा के सुमन है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, उन पर बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। 1 नवंबर 1992 को जब मैं रोहतक से दिल्ली के लिए आया, क्योंकि 2 नवंबर 1992 को यहाँ मुझे सर्विस ज्वाइन करनी थी और शपथ लेनी थी, तो जब मैं पिताजी से आशीर्वाद लेने गया कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे संविधान की एक किताब दी जो ओरिजिनल किताब का वर्जन थी, और उस पर एक शेर भी लिख के दिया, मेरे खुशनुमा इरादों मेरी देखभाल रखना, किसी और से नहीं है, मेरा खुद से सामना है। तो मेरा युवा साथियों से यही कहना है कि जब तक हम अपनी आत्मा का सामना करते रहेंगे, खुद का सामना करते रहेंगे, तब तक हम सही मायने में वकील बने रहेंगे, तब तक हम सही मायने में जज बने रहेंगे। वकीलों का प्रोफेशन आसान नहीं है। मैं कई बार अदालत में भी युवा वकीलों को कहता हूँ कि वकीलों को पहले 5-10 साल में सोने का हक नहीं होता अगर आपको अच्छा वकील बनना है। ये एक मुश्किल प्रोफेशन है, लड़ने का प्रोफेशन है, अकेले लड़ने का प्रोफेशन है, जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। आप सभी उस स्ट्रगल से निकले हैं, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैंने कभी एक कविता बीच समझ, जब आप वकालत में आए होंगे तो आप सभी के पास कैरियर की बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, बिजनेस करने की, खेती करने की, व्यापार करने की, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, डॉक्टर बनने की, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस को छोड़ के आपने वकील बनना स्वीकार किया होगा, और ये स्थिति आप सभी के साथ आई होगी, और आप सभी ने वकालत में स्ट्रगल किया होगा और अभी भी युवा साथी कर रहे होंगे। तो उसमें संविधान का क्या रोल है, उस पर एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, गीत समर से। समर होता है लड़ाई, रण। पहले पहले सहमा ठिठका और कभी घबराया मैं, पहले पहले सहमा ठिठका और कभी घबराया मैं, संविधान की उंगली पकड़े इन राहों तक आया। आसपास अन्याय देखा, आसपास अन्याय देखा, आंखें नम हो आई मेरी, भूख गरीबी और पीड़ा ने कितनी रात बुझाई मेरी। कहा पिता ने लड़ना है, कहा पिता ने लड़ना है तो पहले बस कानून पढ़ो तुम, सोचो समझो धैर्य करो, फिर ठीक लगे वो राह चुनो तुम। काला कोट पहनना मेरा सिर्फ एक संयोग नहीं था, आप में से भी सबका संयोग नहीं है काला कोट पहनना, ये भाग्य की बात नहीं है कि आप इसका सिलेक्शन आपने खुद किया है।
काला कोट पहनना मेरा सिर्फ एक संयोग नहीं था, कोर्ट कचहरी और वकालत केवल मेरा शौक नहीं था। पहले पहले बोल ना पाता, कभी कभी हकलाया मैं, सभी के साथ होता है अदालतों में। जब हम नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है बोलना, लेकिन सब सीख जाते हैं। पहले पहले बोल ना पाता, कभी कभी हकलाया मैं, संविधान की उंगली पकड़े कुछ दूरी तक आया मैं। कोर्ट कचहरी आकर जाना कितनी मुश्किल राह न्याय की, कोर्ट कचहरी आकर जाना कितनी मुश्किल राह न्याय की। तर्क दलील जिरा में उलझी, पद पद ऊपर चाह न्याय की। फिर सोचा मुंसिफ बनकर मैं न्याय का अलग जगाऊं, गलत सही की महाभारत में पार बंद गांडीव उठाऊं। चक्रव्यूह था महारथियों का, विजय असंभव सी लगती थी। पलकों पर सिसकी पलती पर विरुद्ध विशाल सेना जलती थी। लहूलुहान तन मन है मेरा, लहूलुहान तन मन है मेरा, पर संघर्ष अभी जारी है। खोया पाया जो कुछ मैंने, किंचित कोई क्षोभ नहीं है। काला कोट पहनना मेरा सिर्फ एक संयोग नहीं था, कोर्ट कचहरी और वकालत केवल मेरा शौक नहीं था। हारा जीता हुआ मैं खंडित, हारा जीता हुआ मैं खंडित। उठा गिरा लड़खड़ाया मैं, संविधान की उंगली पकड़े कुछ दूरी तक आया मैं, संविधान की उंगली पकड़े कुछ दूरी तक आया मैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत मुबारक।